Please give an energetic and warm welcome to the one and only Jaya Kishori ji. इनकी स्माइल में इतनी पॉजिटिविटी है, आई थिंक इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. अगर ये पूरे सेशन में यहाँ पर सिर्फ बैठ करके स्माइल करती रहे तो आई थिंक ये सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. इनका एक मोटिवेशनल चैनल भी है. इनफैक्ट आपकी कुछ वीडियोस देख करके मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ, एंड आई एम नॉट किडिंग. तो मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जा करके देखिए इनकी जो मोटिवेशनल वीडियोस है, और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. और आपसे इंस्पायर होकर शायद हमने चैनल खोला है. तो मुझे तो लग रहा है मुझे मिल गया उसका अवार्ड कि आप उसको देखते हैं और सुनते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बात है ये. यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है, और जब आप फिजिकली वो चीज़ को फील कर सकते हैं, एक्चुअली एक ऑरा होता है, एक वाइब होता है, वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है. तो आप सब बहुत लकी है. आज मैं भी लकी हूँ कि मुझे वो ऑरा, वो वाइब महसूस करने को मिल रहा है जो हम यूट्यूब पे ऑल टाइम देखते रहते हैं. और आज तो आप डबल लकी हैं क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इनको भी सुनने का मौका मिल रहा है. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं. First of all, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask you कि like आपने ये क्यों चूज़ किया कि you want to go into spirituality, कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था. इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी. उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है. तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था. मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई. और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है. तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई. चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया. और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई. जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी. मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके. जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन. मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा. कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए. तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ. और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए. नहीं, जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए. तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं. और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ. अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए. बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी. यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे. एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे. और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए. यानी कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके, और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके. इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है. नहीं तो
इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स, अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब दोनों से ही है, वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला ज़माना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी एक दिन दो दिन पहले नहीं होता। तो हम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है। अर्जुन को, उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। हर चीज़, यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं? और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। सब कुछ छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। जो प्रॉब्लम की पूरी जड़ थी वहां पर वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए। तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं, इनकी बातें, मेरी बातें, या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में, जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में, इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की हो गई। एक वो जो आपको भटका रही है, यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को, वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो। और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो, अच्छे से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए।
अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है, स्क्रिप्चर्स को समझना है, क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे? आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए आपको बस अपना काम, जो उन्होंने सही कहा, एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है, तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम। मैम मेरा कुछ आप दोनों से ही है मेरा क्वेश्चन कि रियल फ्रेंडशिप का एसेंस आज खोते जा रहा है। हम सैटरडे संडे को पार्टी तो कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब रियल फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फेल हो जाते हैं, और हम भी फेल हो जाते हैं उसमें अपने दोस्तों। हम ये तो भूल जाते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं है अच्छे, तो हम भी तो नहीं हैं। तो ये चीज़ हम रियल फ्रेंडशिप को आज कैसे वापस उसके एसेंस को रीजनरेट करें और खुद भी दूसरों के अच्छे दोस्त बने। दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है, और इस पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, या वही जो क्वालिटीज़ है वो खुद में भी कैसे लाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मज़ा करना है, तो आप मिल रहे हो। लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। और जैसा आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं, सालों से इक्के दुक्के हैं, लेकिन अभी तक हैं। और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़ें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है। वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फ़ोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहाँ उनकी बात छूटी थी, बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज़ कि यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है। क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से, तो वो दोस्ती नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे, वाइस वर्सा आप उसके सिचुएशन को समझिए कि दोस्ती है पर ज़िंदगी भी है, काम भी है, मेहनत भी है, परिवार भी है। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा तप मैं कहती हूँ गृहस्थ जीवन ही है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है, वो एक सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। दूसरा, आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए। तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो, तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर, मार, गलत कर, मैं तो साथ खड़ा हूँ, ये दोस्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है इन्होंने, अभी इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में, लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आप या तो कहते हैं ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यहीं आती, कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो, कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं, तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीज़ों में नहीं है, वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी, तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे, एक ना एक दिन ज़रूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ कुछ आपके अंदर आती है। तो ज़रूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों की, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वरना वही सैटरडे संडे मिलना और ज़िंदगी ख़राब करना, यही हो पाएगा बस। एक्सीलेंट पॉइंट। ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोस्ती क्या है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती क्या नहीं है। अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है, तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा, वो और बड़ा गलत काम करेगा। मानो आपका दोस्त पी करके गाड़ी चला रहा है, तो दोस्ती ये नहीं है कि उसको बोलना कि हाँ चल कर 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 कोई नहीं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं। उस वक्त क्या बोलना, गाड़ी रोक, मैं उतर रहा हूं। अब उसके बाद आपका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ उतारा उसने।
जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दोस्ती है। दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार। कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जा करके आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे दोस्त को। तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त हैं। जो इन्होंने कहा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी। हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में। आज जैसे हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही आने लग जाता है। सत्संग मतलब सत्य के संग। सत्य मतलब वही जो इन्होंने कहा कि जब कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ देना, और कोई झूठ के रास्ते पे चल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना। तो सत्य के साथ रहना। वो लोग जो सत्य बोलते हैं, वो लोग जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, वो लोग जो धर्म की राह पे चल रहे हैं। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़े से पुराने लगेंगे, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को आप समझोगे तो अंदर से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से बोल रहा हूं। हेलो सर, हेलो मैम। मैम मतलब कई बार हम सुनते भी हैं, बहुत जगह देखते हैं, और कई बार बहुत बार हम पढ़ते भी हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है, मतलब भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि वही कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी के साथ आता है तो आपको सामना, लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा, उसका इशारा है, इसीलिए चलो फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भी, जब समर्पण की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास। नहीं, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता, अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको। गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो 2 पन्ने में ख़त्म हो गई होती। ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है, क्वेश्चन करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है, क्या क्वेश्चन करना, पर उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए हैं। पर उसका भी नाम आया था समर्पण, कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है। क्या फ़ायदा मत ढूंढिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। भाई भगवान कहाँ है? भगवान होते तो ऐसा होता क्या? वो तो इंसान है इसीलिए ऐसे हो रहे काम। भगवान ने तो सबको देखे, बच्चा तो मासूम ही होता है, बड़े होके खराब हो जाता है। कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या? छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चा ही होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है। तो भगवान इसलिए कहते बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं, क्योंकि हमको इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग चाहिए। ये फेलियर्स के लिए भी, आप फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा, नहीं करने वाला इल्ज़ाम लगाएगा। तो वो इल्ज़ाम अभी हमें ऐसे दिखता है, एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्ज़ाम। एक फ़ोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना।
उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये दो चीज़ें भक्ति बनाती हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ करके बस आराम से आपको सुनता रहूं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा सा और बोलिए इसके बारे में, भक्ति के बारे में। मुझे सही में बहुत, कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बोले? हाँ, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बोलने के लिए। मेरे को पता है आपके पास में और बहुत कुछ है बोलने के लिए, थोड़ा सा आप प्लीज़ और बोलिए। ये दो चीज़ें जो भक्ति में। तीसरा हम जब करते हैं सत्संग, जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग। तो सत्य कौन है? जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है। उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीज़ें मिलकर बनती है, वो है सत, चित और आनंद। जो ये तीन चीज़ों को जीवन में समझ लेगा सही से, उसने भगवान को समझ लिया, क्योंकि भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहला है सच, जो कहा गया सच की राह पर चलो। जो हम ये एक्चुअली आपने एग्जैक्ट वर्ड उस वक्त बोले, मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ, अरे बस पहुँच गया, अरे क्या हो गया। वो 2 बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं। ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते, और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं। जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बज जाएगी पूरी, क्योंकि वो कठिन है। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर। आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता है, आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने चॉइसेस को लेकर। तो इसीलिए पहला सत है। दूसरा चित है, अवेयरनेस। हम अवेयर नहीं हैं चीज़ों को लेकर, हम इग्नोर करते हैं। अवेयरनेस और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट्स हो गए कि आप कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे? तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कि पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ। वो भगवान है भाई। उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज़ है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूँ, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ। अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं, जान क्यों रहे हैं? गलत साबित करने के लिए। और दुनिया के लिए भी, आप किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो, अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसीलिए पढ़ता हूँ चलो। तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पे ही जाएगा कि देखो मैंने तो बोला ही था गलत है। और उसके आसपास कितनी अच्छी बातें लिखी होगी आप देखेंगे नहीं, पर आपको जो बस साबित करना है, आप उस लोग सुनते भी आजकल इसीलिए हैं। मैं कथा में एक बात कहती कि बस आजकल कथा ही बची है सुनने वाली चीज़, वरना आप कहीं भी 2 लोगों को देखिए वो बोलेगा मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मैं बोलता हूँ। दुख देखिए किसी के, प्रॉब्लम्स को एक बोलता है अरे मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, अरे मेरी उससे भी खराब है। आप किसी से मदद भी कहाँ मांगेंगे कि वो एक दुख सुनाओ वो 4 सुनाता है, तो क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखी है, तू मेरे से और 500 रुपये रख भाई। ये तो
तो लोग हर वक्त कोई सुनना नहीं चाह रहा, और सुन भी रहे हैं तो इसीलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूं, कि ये ख़त्म करे, बस जल्दी से ये चुप हो ताकि मैं बोलूं। तो ये बंद करिए। भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी, एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उसकी पूरी बात सुनी। क्यों? तभी वो आंसर ठीक से कर पाएंगे। अगर आप बीच में हर चीज़ में इंटरप्ट करेंगे, लोगों के ओपिनियंस में इंटरप्ट करेंगे, तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि बोलोगे तो वही जो आता है, पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो नहीं पता, जो नहीं आता है। तो सत्संग यही है। आप लोग एक काम करो, अपना मोबाइल ऑन करो और अपने घर पे फोन कर दो कि शाम तक हम यहीं बैठे हैं। मतलब मेरा मन तो नहीं है यहाँ से आज उठने का, मेरा मन है आराम से बैठ करके इनसे सुनने का। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनके पास में इतना टाइम होगा या नहीं होगा। आप प्लीज, आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, और आनंद का मतलब एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। और टेम्पररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि तेरे को राज्य मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा। नहीं, एक परमानेंट हैप्पीनेस थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, उसके लिए लड़ो। तो जो भी काम कर रहे हो परमानेंट क्या है उसमें वो देखो, और ये आपकी सक्सेस पे भी काम आता है। भगवान, जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या? छोड़ने के लिए नहीं। क्या आप पहली चीज़, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा, ये पोजीशन भी ज़्यादा समय तक रहेगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो। तो भगवान हर चीज़ में कहते बैलेंस्ड रहो, और परमानेंट वो है उसके पीछे भागो। तो आप अपने आप ही जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब एंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि परमानेंट नहीं है, तो जैसा मैंने कहा वो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे एक पक्षी है, आप पेड़ पे उसको बैठा दो और फिर जिस ब्रांच पे वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तक ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, क्योंकि उसको ब्रांच पे भरोसा है ही नहीं। उसको पता ये रहेगा ना, उसको अपने पंखों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाऊंगी। एक सॉन्ग अगर आप प्लीज, उस पे हम एंड कर सकते हैं सेशन को। हाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हाँ प्लीज। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। आज के सेशन को लेकर के तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं YouTube के बारे में। YouTube में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का, वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना
मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। हाँ। तो देखिए हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा है ना उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए, हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर ये जो फीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो ये एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता, आज भी नहीं आता इतना, तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको। उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो 1 दिन 2 दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये बात हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे। हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका। किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना होकर के। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं हैं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है।
क्या हो जाना है? मेरा पूरा कंप्लीट करो. I'll be an IAS officer next year because I have seen you, sir. My day is like complete, sir. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir. Thank you. पूरा बोला करो. हाँ. Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा. ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा. और डर का होना बहुत जरूरी है. ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत. एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पर. तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है. और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते. और हमारा वही रहता है, हम तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है. फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से. तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है. यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में. ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप हाँ, सच में एक डंडा रखते हो पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ. कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा नहीं, पुल्टा काम पढ़ाई करता लिखाई है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे, कैमरे पे, ऑन कैमरा, जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है. एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला है दल बल लेके अपना वहां पे. उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है. बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे. सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है. बाकी अफसर से पूछिए. आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया अरे ऐसा और नहीं. इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा. तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है. आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे. अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, खुद ही हमारे classes स्टाफ करते हो? परेशान रहते हैं. हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं. यार इतना क्यों करते हो, है ना? कभी तो उनको भी साथ साथ लगना पड़ता है ना? उनको साथ साथ लगना पड़ता है. हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते. दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है. तो हम सीट बांध दिए कि भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना. आपकी शादी हो गई या नहीं हुई अभी? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया. एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है. तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर. दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए. ये नहीं कि मन में सीधा बताओ, गड़बड़ा जाएगा. तो वहाँ पे पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं. और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है. तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है. जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है. क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है. उसके बाद में रिसर्च करनी है
और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का है, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी आप इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में, उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसको सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आप को। दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर 1। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए, कभी नहीं, लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जौन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। हाँ सर। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने के पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला। अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ, वो चीज़ हमेशा रहेला। तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है। आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है। आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया, फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है। क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे के, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। हाँ।
जैसे एक माँ है, उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर, आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे। उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था। घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपए चाहिए थे, जेब में 40 रुपए थे। कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए। रूम पे, तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते। गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था। तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहे 9-10 बज रहा होगा। घड़ी देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2-2:30 बज गया था वहाँ। टेंशन में आप तो होता है, कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ये वो, ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहां पर। आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है। तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं। ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपए किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को। अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपए अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपए की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है, इसे फ्लो में बन जाता है। आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ। हाँ, कभी कभी देखिए, एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना। हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार, लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं, आप बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर की एक क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फ़र्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई, फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पे दिखे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ? यही होता है सर का मोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है।
जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी। करियर की शुरुआत करी थी एज अ केमिस्ट्री टीचर, फिर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी आज से कुछ साल पहले। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है A2 मोटिवेशन। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अरविंद अरोड़ा सर। कितने लोग जानते हैं इनको? सारे जानते हैं, सबने इनकी वीडियोस देखी होंगी। इनके बारे में वैसे तो मेरे पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, और अगर मैं बोलता रहा, इनकी तारीफ करता रहा, जो इनकी पर्सनालिटी है, जो इनकी वीडियोस है, तो आई थिंक पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में बोलना हो, सिर्फ एक लाइन के अंदर अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? मोर देन 7 बिलियन, मतलब मोर देन 750 करोड़। उससे ज्यादा इनके चैनल के ऊपर व्यूज है। मशहूर होने की ख्वाहिश अब नहीं है मेरी, संदीप सर जानते हैं, बस इतना काफी है। हर बार हम लोग स्टेज पे आते हैं, हमारे लिए तालियां बजाते हैं यार। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, एक्चुअली हमारे होस्ट एंड मेरे फेवरेट, मैं जिनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक्चुअली हमें उनके लिए आज स्पेशली तालियां बजानी चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए। आज लेकिन इनका दिन है, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं इनसे प्लीज आप बैठिए। इनके सवालों से पहले मैं एक लास्ट बार, उस टाइम नर्वस था सर। हाँ। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको गले लगाऊं, मैं आप ढंग से आपको गले लगाऊं। अरे सर यू आर डूइंग फैबुलस जॉब एक्चुअली मैं पहले एक ऑफलाइन टीचर था, और वो भी गेट की कोचिंग करवाता था। उसके बाद मैं एक केमिस्ट्री टीचर बना, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया, और 2019 में A2 मोटिवेशन मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं फैक्ट और मोटिवेशन की वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स, एंड मैं एक राइटर भी हूँ, और अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जो कि बेंगलोर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। सो ये मेरा रोलर कोस्टर राइड है। अब इस सेगमेंट में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, स्वागत है आपका। आप रेगुलर वीडियो डालते हैं पर डे, मैंने जैसे आपके देखता हूँ कि आपकी वीडियो आती रहती है, तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखने हैं आप? क्योंकि आपके बहुत सारे वर्क है, तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं। सर वो चीज़ में जानना चाह रहा हूँ। मैं जब यूट्यूब पे आया था तो मैं थोड़ा सा हमेशा फील करता हूँ कि जो आज का यूथ है, वो जब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है, तो वो जनरली देखता है कि बहुत फेम है, बहुत पैसा मिल रहा है, उस वजह से वो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि मैं इस वे में नहीं आया था। 2014 में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे पास इतने 6 महीने के पैसे थे कि मैंने ब्रेक लिया। तो वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में अभी बता रहा हूँ। वो 6 महीने का ब्रेक लिया, उसमें मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। तब मुझे यूट्यूब की याद आई। मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैं जो सीखा हूँ उसके अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे अगर आप 10 साल बाद भी देखना हो या मेरे बच्चों को भी सिखाना हो कि देखो मैंने ये इजाद किया था जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेट किया गया था, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि ये एक लाइफ टाइम तक सेव रहेगा। मैं इस वे से आया था। मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे फेम नहीं कमाना था, मुझे अपने लिए वीडियो बनाना था ताकि वो सेव रहे, ताकि 10 साल बाद भी भूल जाऊँ तो मैं रिकॉल कर सकूँ। और जहाँ तक रही अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज़, अगेन वो स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर आप
प्रॉपरली अपने आप को, अपने स्केड्यूल को मैनेज करोगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि पहले वन मैन आर्मी था मैं, अकेले ही खुद ही स्क्रिप्ट लिखना, खुद ही शूट करना, उसके बाद एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक एडिटर था मेरे साथ में, बट फिर भी वहाँ पार्टिसिपेशन था। लेकिन अभी टीम हो गई है तो मैं थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है, अगेन थोड़ा ज़्यादा ही बच जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एक बुक लिखी है मैंने, वो भी लॉन्च हो गई है, उस पर भी मैंने काम किया और फाइनली मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्केड्यूलिंग। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट, जो कि स्किल संदीप सर भी सिखाते हैं, अगर वो सीख लें, अपने आप को मैनेज करना सीखें, और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, आपने पेपर पे लिख लिया मैं इतने बजे उठूंगा, कमिटमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अनुशासित हैं, कमिटेड हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं। उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना, नहीं, चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो, फिर भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, नापसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो, रेगुलरिटी से करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेक डाउन टाइम आता है। हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा, जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में अभी आएगा, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना, मतलब वो एक सोर्स नहीं मानते इसको, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने वो, कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में, जाओ हीरो बनो, हीरोइन बनो, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हाउ टू चार्ज योर सेल्फ? यू नो, आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, क्योंकि वो ड्रीम्स है ना आपके लिए बहुत खास है, दुनिया के लिए नहीं है, उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यू हैव टू डू दैट, और इसी का नाम जिंदगी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही ना लाइफ में, लेकिन अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स में अपने सपनों को खो दो, छोड़ दो, तो फिर सपने आपके पास आए ही क्यों हैं? बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपको चुकानी चाहिए। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, यू हैव टू गिव योर सेल्फ एज वेल, मेरा ऐसा मानना है। एक्सेलेंट। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे बाय द वे तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आंका ही नहीं, लोगों के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बाहर जाऊंगा कुछ करने के लिए, इंजीनियरिंग करूंगा। तो मेरे मामा हंसने लग गए। ऐसा होता है जनरली, लोग फैमिली में होता है, आप लोग कोई ना कोई आप पे हंसा होगा, तो उस दिन वो हंस लिए, मेरे मामा उस दिन हंस लिए। काश वो ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए तो अच्छा है ना। तो अच्छा, तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो शॉपकीपर हैं सर, बहुत छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन जो स्टेटमेंट कहा, वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ही वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तू कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है? मैं बहुत छोटा था, मैं मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया, कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे वहाँ पे, मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा, हाँ। बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है, जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है? वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू बी क्लियर ऑन थॉट्स, मतलब जो हम सोचते हैं
और उसको इम्पोज भी करना है, और कई बार डिसीजन मेकिंग में भी हमें मतलब दिक्कत हो जाती है कि कोई डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लाई नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है। क्लैरिटी में एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बाहर। मैं इकलौता था, शॉप थी, उनको ये था कि संभालेगा कौन। तो हमेशा जब भी मैं बाहर जाने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। जैसे भी जिद करके मैं निकला बाहर, क्योंकि फादर का कहना था कि भी 2 सिस्टर हैं, शॉप पे कौन बैठेगा, उनकी शादी भी करनी है, जो होता है नॉर्मल फैमिलीज़ में। पर फिर भी लड़ वड़ के साइन करवाया, एजुकेशन लोन लिया, निकले बाहर। अब क्यों गए थे ज़रा समझने की ज़रूरत है। विजन ये था कि मुझे फैमिली को प्रूव करना है। मेरे मामा जी ने कहा कि भैया तो कुछ कर नहीं सकता, मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है। पापा ने एजुकेशन लोन पे साइन करने तक से मना कर दिया था, फिर भी जिद करवा के किया। क्यों किया? वो इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। अब क्लैरिटी थॉट क्या है ज़रा समझते हैं। यहाँ से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है, बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूँ और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूफ करना है। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहक गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहाँ पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ। उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ में अगेन साइड में हो गए, डाइवर्ट हो गए। बिकॉज उस टाइम पे क्या, मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस। जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ना, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका कोई प्रूफ है? उसके आने का इंतजार करना, उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना, है ना? बिल्कुल होता है। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूँ, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूँ यार, वो सब भूल गया मैं। गलत बात है, पर बहक गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। और उनके पास बैठा, जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उनकी मम्मी को बोला पहले, तो मम्मी टकराई। मैंने कहा जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ सबसे मिल लूँ, क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो फ़ैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइंड थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। अब अच्छा शादी करनी है, फायदे मैं बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हाँ। बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या था। फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियाँ बहुत मैच्योर होती हैं। वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए। उसने बोला तो सफल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तब हर चीज़ तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। जब उसने वो स्टेटमेंट बोला, मुझे दुख से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है। वो कह रही शायद मैं भी। आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है। ये छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं बॉस, जब आप अपने पाथ से हटते हो ना, अगेन वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन वो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। अगर मैं सीधे चले जाता, ठीक है, मन में रख के, पर वो मैंने वो रिस्क उठाया। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क उठाया तो सामने से स्टेटमेंट आया, समझ में आया कि हमें करना क्या है, फाइनली उसी पाथ पे दोबारा आ गए। तो आपकी लाइफ बनती है, बिगड़ती है आपके आसपास के लोगों से जो आप चूज करते हो।
और अगर आपकी चॉइस सही है तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है और बहुत बेहतर बन सकती है, और उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है जो आपके सामने मैं हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि दैट बर्निंग फायर होना चाहिए या कुछ है, अगर वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर क्या रहता है कि हमारा तो वर्क है, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मोर एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट, तो दैट एक्सर्शन ऑन द एग्जिस्टिंग जॉब और वॉट एवर द करियर अगर होता है तो वो कैसे मतलब रिजॉल्व होगा? अगर आप करियर को चूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, कौन सा करियर बेहतर है, कौन उस करियर में अच्छा कर रहा है, हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बजाय अपने पैशन को देखने के। मैं बड़ा खुश हूं इन्होंने कहा कि मैंने उस करियर को चूज किया, जनरली लोग जाते नहीं है। बहुत बढ़िया बात है यार, मानना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग बहुत बढ़िया, बिकॉज आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो शोशा वाली जिंदगी दिखती है ना, इन्फ्लुएंसर्स वाली, वो दिखने में अच्छी है, उसको मेंटेन करना हार्ड है। आप सिर्फ उनको देख के मत जाओ, आपका कोई पैशन या स्किल सेट है तब आप जाओ। और इंडिया को सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है, बाय द वे हमें बहुत सारे फील्ड में, हमारे इंडिया में यूथ बहुत अमेजिंग है, बहुत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे दिखता है तो हम फॉलो करने लगते हैं, अपने पैशन को भूल जाते हैं, या आपका जो स्किल सेट है, जो आप जिस चीज के लिए बने हो वो भूल जाते हैं। करियर पे ध्यान रखिए, अपने करियर को चूज करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के एप्रिसिएशन के लिए करियर को चूज मत करो, या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए अपने करियर को चूज मत करो बॉस। अगेन कह रहा हूं, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, आप अपने हिसाब से अपने करियर को चूज करिए। आपका पैशन क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके कैलिबर्स क्या है, उसके हिसाब से अपने करियर को चूज करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्पिरिचुअल गुरु है, शी इज़ रियली अमेजिंग, जया किशोरी जी, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं, और वो पॉडकास्ट अभी रिलीज़ हुआ है। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। देखिए, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ, वो गाली भी निकालेंगे, आलोचना भी करेंगे, दे विल अब्यूज़ यू, दे विल क्रिटिसाइज यू। यार वो लेना नहीं लेना आपके हाथ में, इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसको। हार्ड है, लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली कि दूसरों के क्रिटिसिज्म को कैसे एक लाइन के बाद, एक बाउंड्री के बाद अपने तक आने ही नहीं देना है। अगर आपने 200% किया है ना, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली बोल रहा हूं, दूसरों की क्रिटिसिज्म को भूल जाओ। अगर मन से सेटिस्फैक्शन है ना कि मैंने बच्चों के लिए बहुत दिन रात मेहनत की है, 200% दिया है, क्रिटिसिज्म मैटर ही नहीं करता, जब तक आपका मन आपको अप्रिशिएट कर रहा है। और आपके मन का अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ रहे, वो आ करके आपको उल्टा बोल करके जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा। आपकी जगह मैं होऊंगा, कोई भी होगा, उसको गुस्सा आएगा। किसको नहीं आएगा? कोई इंसान अपने पूरे दिल से काम को करे, ईमानदारी से करे, अच्छी नीयत के साथ करे, उसके बाद भी लोग सामने से उल्टा बोले तो गुस्सा आता है। आई अंडरस्टैंड, बट इस गुस्से को यूज करिए उन बच्चों की लाइफ को और बेटर बनाने में। जैसे जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से क्रिटिसाइज किया, मेरे को किया, इनको भी किया होगा, आई एम 100% श्योर। तो वो जो क्रिटिसिज्म है उसको मैंने यूज किया कि लोग उल्टा बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ उसमें सच्चाई भी है और कुछ झूठ भी है। तो पहले तो उसको फर्क किया, फिर जो सच्चाई है उसको यूज किया कि हाँ, आप जो कह रहे हो बात में उसमें थोड़ा तो दम है, कोई बात नहीं, अभी ये कमी है ना, इसको बेटर करता हूं, इसको इंप्रूव करता हूं, और बेटर करता हूं, और बेटर और बेटर और बेटर। अब वो 100% तो कभी भी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100% पेरेंट्स आपके पास आ करके आपकी तारीफ करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 10 में से 9 उल्टा बोलते हैं, 1 अच्छा बोलता है। आपका होना चाहिए इस 10 में से 5 लोग आए और दिल से आकर के आपको थैंक्स करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और एफर्ट करना पड़ेगा, जो अभी कर रहे हो उससे और ज्यादा करना पड़ेगा, अपनी स्किल को और अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपको पता है, क्योंकि वो आपकी लाइन है, हमें नहीं पता है। तो अगर आप वो कर पाते हो और उस तरह से आगे बढ़ पाते हो तो सिर्फ अभी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो वहीं पर नहीं, आगे भी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर उनके कहने पर आप रुक गए तो नुकसान किसका है? इसको ऐसे देखो, आपने कहा कि अब मैं अपना जो काम कर रही हूं ना, उसको अच्छे से करने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं, मतलब अपना काम अच्छे से करने के बाद भी उल्टा ही सुनने को मिलता है, तो काम करना ही क्यों है? भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये भी एक अप्रोच है बहुत लोगों की कि हम काम करते हैं, एप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है, जॉब करता हूं, यहां पर कमियां तो सब निकालते हैं, तारीफ कोई करता नहीं है, अच्छी क्वालिटी कोई देखता नहीं है, तो मैं अपना काम ढंग से करूं ही क्यों?
तो इसमें नुकसान किसका है, कभी सोचा है? शॉर्ट टर्म में चलो उस इंसान का नुकसान है, जो एम्प्लॉयर है उसका नुकसान है। लॉन्ग टर्म में किसका नुकसान है? एम्प्लॉय का, क्योंकि वो एम्प्लॉय वहीं पे स्टक हो जाएगा, वो बेकार हो गया उस कंपनी के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। लेकिन अगर उसको उस कंपनी में उल्टा बोला जा रहा है, फिर भी वो अपने काम को और अच्छा करता जा रहा है, और अच्छा करता जा रहा है, और अच्छा करता जा रहा है, तो आज नहीं तो कल वो उस कंपनी को छोड़ेगा, कहीं और जाएगा। तो हो सकता है वहां एप्रिसिएशन नहीं मिला, अरे वहां तो मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह मिलेगा, चौथी जगह मिलेगा। कोई तो कंपनी होगी जो देखेगी कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो, जिसको हीरे की परख होगी, और उस दिन आपको हीरे का दाम मिलेगा। It was really a pleasure meeting you and pleasure talking to you. Thank you so much for coming. It means a lot to me and to everybody here. Thank you so much.